अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि तुमने ओम फिल्म देखी है, पर सच तो यह है कि तुमने वही देखा है जो उपेंद्र दिखाना चाहते थे, बल्कि वो नहीं देखा है जो तुमसे छुपाया गया है। देखो, ज्यादातर डायरेक्टर्स कहानी सुनाते हैं, लेकिन उपेंद्र अपनी कहानी से तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। वो तुम्हें वही इमोशन फील कराते हैं जो इनके कैरेक्टर चाहते हैं, चाहे इस सिचुएशन में सत्य के लिए नफरत हो या फिर इस सिचुएशन में गीता के लिए फेक सिंपैथी। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस फिल्म का हर एक मोड़ सिर्फ एक झूठ था। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज के ओम फिल्म के ब्रेकडाउन को। तो इसकी कहानी सभी को पता होगी, एक लड़का जो प्यार में बर्बाद होकर गैंगस्टर बन जाता है। अब इसी कहानी को बताने के लिए उपेंद्र ने सबसे पहले एंटी गैंगस्टर अप्रोच का यूज किया है। इसमें क्या होता है कि आजकल नॉर्मल गैंगस्टर वाली फिल्मों में भी हीरो को कूल एटीट्यूड और ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, जबकि उपेंद्र का अप्रोच है कि गैंगस्टर को कूल ग्लैमराइज न दिखाकर पागलों की तरह दिखाना है, जो एकदम स्कैरी लगे। ओके, हमारा दूसरा टेक्निक है ऑफ स्क्रीन एक्सपोजिशन या डायलॉग बेस्ड बैक स्टोरी, जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से विक्रम भी ब्लॉकबस्टर हुई है, जिसे बताने के लिए फिल्म को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ओम फिल्म शुरू होता है और स्टार्टिंग का सीन कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ते हैं। दूसरा सीन जर्नलिस्ट शशि के बारे में बताता है कि एक शशि नाम की जर्नलिस्ट है जो गैंगस्टर के ऊपर किताब लिख रही है, और इसी में पता चलता है कि ये कुछ गैंगस्टर से मिलने की सोच रही है और मिलती भी है। यहीं से बुक स्टार्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही बुक के अंदर स्टोरी शुरू होती है और शशि माधुरी से मिलने जैसे ही उसके मोहल्ले में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने माधुरी को लिफ्ट दी थी उसे पीटा जा रहा है। इसी टेक्निक को कहते हैं ऑफ स्क्रीन एक्सपोजिशन या डायलॉग बेस्ड बैक स्टोरी, क्योंकि जब आप किसी छोटी छोटी चीज को बैक स्टोरी में नहीं दिखाते हो, इसे दिखाने के लिए डायलॉग का इस्तेमाल करते हो, तो ध्यान से देखने वाली ऑडियंस डायलॉग के माध्यम से बताए जाने वाले इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में इमेज के रूप में क्रिएट करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इस टेक्निक के साथ साथ इसका यूज क्यों किया जाता है ये भी बताया है, और इसी में से ऑफ स्क्रीन एक्सपोजिशन टेक्निक है डायलॉग के माध्यम से बैक स्टोरी बताना। ये इसलिए यूज की जाती है ताकि ऑडियंस डायलॉग सुने और डायलॉग के माध्यम से जो बैक स्टोरी या इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका अपने दिमाग में इमेज बनाए, जैसा कि इस सीन में हो रहा है। कल रात को बस की स्ट्राइक थी, तो इस लड़के ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी थी। इस सीन में बताया जा रहा है कि एक लड़के ने माधुरी को लिफ्ट दी जिससे उसको पीटा जा रहा है। यहाँ पर हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि विजुअल का यूज नहीं हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ डायलॉग के माध्यम से ही दी जा रही है। और सेम ऐसे ही विक्रम के स्टार्टिंग वाले सीन में इसी टेक्निक का यूज हुआ है, जहाँ विक्रम की बैक स्टोरी बिना विजुअल के डायलॉग के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑडियंस के दिमाग में इमेज क्यों बनता है, या फिर इस डायलॉग बेस्ड बैक स्टोरी का यूज कब किया जाता है? तो इन दोनों का आंसर है तीसरा टेक्निक, वो है इन मीडियास रेस सीन स्ट्रक्चर। मतलब जब भी आप सीन को बीच से स्टार्ट कर आगे की ओर बढ़ाते हो तो पीछे की इंफॉर्मेशन को बैक स्टोरी के तौर पे बताना पड़ता है, और अगर बिना विजुअल के यानी डायलॉग के माध्यम से अगर आपने बैक स्टोरी बताई तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस के दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि फिल्म को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से देख रहे होते हैं। हम मतलब सीन को आंख से ही देखते हैं और डायलॉग भी सुनते हैं, लेकिन जिस सीन में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसका विजुअल नहीं है, खाली डायलॉग के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन मीडियास रेस सीन स्ट्रक्चर का यूज कब किया जाता है? तो इसका आंसर है अगला सीन, जहां जर्नलिस्ट शशि माधुरी का इंफॉर्मेशन खोज रही है। एक्चुअली इसे ऐसे समझो कि हम भी जर्नलिस्ट के साथ ये इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं कि माधुरी है कौन, क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट की तरह आउटसाइडर हैं। जिस तरह वो जानकारी खोज रही है वैसे हम भी खोज रहे हैं। और ये बात उपेंद्र जानते थे कि फिल्म के स्टार्टिंग में ऑडियंस जरूर से इंफॉर्मेशन खोजेगी, जिसके सोल्यूशन के लिए ही उन्होंने इन मीडियास रेस सीन का स्ट्रक्चर यूज किया है। इसके फायदे भी बहुत है, जैसे पहला ऑडियंस को हीरो के बारे में पता चलती है, दूसरा हीरो के अराउंड मिस्ट्री बिल्ड होती है, और तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से उपेंद्र आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे जब भी इन मीडिया रेस स्ट्रक्चर से सीन को दिखाया जाता है तो कोई भी कैरेक्टर हीरो के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। ड्रॉप किया तो इतनी बुरी तरह मारा। ड्रॉप? अरे उससे कोई बात भी कर ले तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, समझ में आया? ताकि हमारा ध्यान सिर्फ कही गई बातों पर हो और उपेंद्र एक ट्विस्ट कर सके। जैसे यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि गैंगस्टर ऐसा है वैसा है, तो हम उसे सही मान भी लेते हैं। और विजुअल में दिखाया भी जाता है हीरो को उल्टा पुल्टा करते हुए, कभी लड़कों को टॉर्चर करते हुए, कभी फैमिली को मारते हुए, तो हम उसे सही मान भी लेते हैं और हीरो से नफरत करने भी लगते हैं। लेकिन हमारा नफरत करना भी डायरेक्टर की एक सोची समझी साजिश होती है कि कब हम इससे नफरत करें और कब बैक स्टोरी में इसका ट्विस्ट रिवील हो ताकि हम बेवकूफ बन जाएं। लेकिन यहीं पे एक और टेक्निक आती है जो आजकल कोई भी यूज नहीं करता। वो टेक्निक है, ये जैसे ही बैक स्टोरी शुरू होता है हम शॉक हो जाते हैं। कैसे भी दिखे मैं शादी करूंगा तेरे से, क्योंकि तुम मेरी मधु है। A few moments later. हाय मधु। हाय दीना। इसी टेक्निक को कहते हैं इनिशियल सबवर्सन टेक्निक। ये सबसे एक्यूरेट टेक्निक है जहां डायरेक्टर हर मोड़ की शुरुआत में एक ऐसा विजुअल दिखाते हैं जो गलत होता है, झूठ होता है, ताकि ऑडियंस को शॉक वैल्यू दिया जा सके। साथ ही इस टेक्निक का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा दिमाग पक्षपाती है, दल बदलू है। वो पहले ही अलग सोच रहा था, सीन देखने के बाद अलग
सोचने लगा और उपेंद्र इसी का फायदा उठाते हैं। जैसे पहले हम सोच रहे थे कि बैक स्टोरी में हीरो का माधुरी के साथ कोई छोटा मोटा चक्कर दिखाएंगे जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बैक स्टोरी के पहले विजुअल में माधुरी को किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होते दिखाया जाता है। तो इसे पैराडॉक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस विजुअल का एक और गहरा मतलब भी निकलता है, जिसमें स्टार्टिंग का विजुअल बाद के आने वाले यानी फ्यूचर के इवेंट को जस्टिफाई करती है कि ये देखो ऐसा होने वाला है बाद में। जैसे इसके स्टार्टिंग वाले विजुअल में लड़की दूसरे के साथ इंटीमेट हो रही है, तो बाद में ये सीन मिलता है कि लड़की की शादी हीरो के अलावा किसी और के साथ होने वाली है। और सेम यही टेक्निक ए फिल्म में भी यूज होता है, जहाँ बैक स्टोरी का फर्स्ट विजुअल जहाँ लड़की के साथ गलत काम हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो एक शूटिंग है। और शूटिंग के बाद यही लड़की हीरो से प्यार करने लगती है, जो ये बताता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। साथ ही इस टेक्निक का इफेक्ट इतना डीप होता है कि उसके यूज से ऑडियंस का होश पूरी तरह से उड़ जाता है। और ठीक ऐसे ही ओम फिल्म में हुआ, जहां आप एक वायलेंट गैंगस्टर से कनेक्ट होने वाली लड़की को पहली बार किसी और के साथ देखते हैं, तो यही चीज इमोशनली शॉक देता है और आप इमीडिएटली स्टोरी में हुक हो जाते हो, क्योंकि आपको स्क्रीन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीजन जानना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि माधुरी तो चीट करेगी ही, तो पहले हीरो को मार खिलाना, फिर उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट करके रोना, ऐसा क्यों? वो डायरेक्ट जाके भी आई लव यू बोल सकती थी, क्योंकि उसे एंड में तो धोखा ही देना है, तो क्या तामझाम करना। अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो इसका आंसर तुम्हें जानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मैनिपुलेशन रियल लाइफ में भी यूज होता है। तो डायरेक्टर उपेंद्र सीधे आई लव यू ना बुलवाकर पहले मार खिलाया, फिर सिंपैथी क्रिएट की, फिर नस कटवाया, क्योंकि उपेंद्र ऑडियंस के दिमाग में इमोशनली डेप्थ क्रिएट करना चाहते थे। और साथ ही इसके पीछे 3 बड़े सिनेमैटिक साइकोलॉजिकल रीजन मिलते हैं। जब माधुरी ने सत्य को मार खिलाई और फिर उसके जख्म पर नमक छिड़कने आ गई, उसके लिए रोई, तो सत्य के दिमाग में यह बात बैठ गई कि ये लड़की मेरे लिए रोती है। लेकिन सिंपल शब्दों में कहूँ तो धोखा देने से पहले ट्रस्ट भी जीतना होता है, और रोना ट्रस्ट जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा रीजन है पेन बॉन्डिंग। तो उपेंद्र जानते हैं कि इंसान खुशी से ज्यादा दर्द से एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है, इसीलिए इसका यूज ओम फिल्म के अंदर किया। जैसे माधुरी ने पहले सत्या को फिजिकल पेन दिलवाई, फिर इमोशनल सुकून दिया, और इसी पेन साइकिल से सत्या माधुरी का इमोशनल गुलाम बन गया। तीसरा साइकोलॉजिकल रीजन है ऑडियंस मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि उपेंद्र सिर्फ सत्या को ही नहीं बल्कि ऑडियंस को भी धोखा देना चाहते थे। अगर माधुरी शुरू से ही फेक लगती तो ऑडियंस को धोखा वाले सीन में शौक नहीं लगता। इसीलिए जब हम माधुरी को सत्या के लिए रोते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सच्चा प्यार है, ये धोखा नहीं देगी, लेकिन जैसे ये धोखा दे देती है हम शौक हो जाते हैं। साथ ही उपेंद्र ये भी चाहते थे कि जब माधुरी का असली चेहरा सामने आए तो सत्य के साथ ऑडियंस का भी दिल टूटे, मतलब एक तीर से 2 निशाना। इसीलिए इस टेक्निक को डबल सबवर्सन भी कहते हैं। वैसे भी मेरे सोच के हिसाब से अगर माधुरी डायरेक्ट आई लव यू बोलती तो ये नॉर्मल फिल्म का प्लॉट लगता और इनके कैरेक्टर फिल्म के कैरेक्टर जैसे लगते। इसके सॉल्यूशन के लिए ही उपेंद्र ने ऐसा दिखाया कि लड़की हीरो को हराने के लिए ट्रिक का यूज कर रही है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। ये हुआ डबल सबवर्सन यानी दूसरा झटका। लेकिन इसके बाद ट्रिपल सबवर्सन भी होता है यानी तीसरा झटका, जहाँ उपेंद्र पहले दिखाते हैं कि माधुरी सरेंडर करने जा रही है सत्या के पास, तो हमें लगता है कि सच में सरेंडर कर देगी, लेकिन ये चीज तो अगले ही सीक्वेंस में होने वाले डबल क्रॉस के लिए होता है, जिसके लिए हमारे दिमाग पर झूठी उम्मीद का जाल बुना जाता है ताकि हम उसमें फंस जाएं। यहाँ पर ऑडियंस और हीरो दोनों को लगता है कि ये बैक पकड़ कर आई है तो जरूर से शादी करेगी, प्यार भी करेगी, और जब कोई प्यार और उम्मीद में होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर बन जाता है, जिसका फायदा माधुरी ने बहुत ही अच्छे से उठाया। उसे वहाँ मारा जहाँ वो फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली निहत्था था। लेकिन पता है उपेंद्र ने इस टेक्निक का यूज क्यों किया? क्योंकि हीरो का जानवरनेस पीक पर चला जाए, ताकि इसके बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो ऑडियंस को शॉक करे। और ये वाला सीन जहाँ माधुरी सत्या को पीछे से वार करती है, इस सीन के बाद हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो जाहिर सी बात है। यहाँ पर उपेंद्र का मकसद था कि ऑडियंस को पूरी तरह से सुन करना। जैसे ऑडियंस ने देखा कि सत्या जब गीता के साथ इतना गलत किया तो उनके दिमाग में सत्या का इमेज एक हीरो से जानवर बन गया, क्योंकि उपेंद्र चाहते थे कि हम सत्या से पीक लेवल की नफरत करें ताकि बाद में जो रिवील हो वो असर करे। अगर ये सीन नहीं होता तो बाद वाला रिवील सीन वेस्ट चला जाता, फील नहीं होता। इसीलिए उपेंद्र ने ऐसा किया ताकि हमको बेवकूफ बना सके। एक्चुअली ये टेक्निक इतना पावरफुल इसलिए लगा क्योंकि हम सब मान चुके थे कि सत्या एक गैंगस्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका यूज से हम पहले सत्या से पीक लेवल की नफरत करते थे, लेकिन यहाँ पर रिवील होने के बाद हम पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ तक इन टेक्निक से हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सत्या कब माधुरी का प्यार को एक्सेप्ट करेगा। हमें लगता है कि सत्या माधुरी के प्यार को एक्सेप्ट कर ले ताकि हमारा दिमाग इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन फिल्म के लास्ट वाले सीन में लड़की हॉस्पिटल तक पहुंच गई है, फिर भी हीरो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पर धीरे धीरे टेंशन बढ़ने भी लगता है। हीरो को मारने गैंगस्टर लोग भी आ जाते हैं, लेकिन तभी बुक का आखिरी पेज गायब। पता है ये टेक्निक क्यों यूज हुआ? ताकि ऑडियंस को ये फील करा सके कि तुम सिर्फ फिल्म ही नहीं देख रहे हो बल्कि तुम बुक भी पढ़ रहे हो, और होता भी ऐसा ही है। क्योंकि इससे पहले हम इमोशनली कनेक्टेड हो जाए रहते हैं तो बुक के आखिरी पेज गायब होने से हड़बड़ा उठते हैं, तो लगता है कि आखिरी पेज कोई पढ़ाओ यार और दिखाओ कि आगे क्या हुआ। इसीलिए बुक के आखिरी पेज गायब होने के बाद शशि वही करती है जो डायरेक्टर फील करवाना चाहते थे। अगर शशि चाहती तो एंडिंग वहीं पे बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो सीधे सत्य के पास मिलवाने चली गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा था कि डायरेक्टर कहानी सुनाना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस कराना चाहते थे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ।